आप सभी को एग्जाम नैनो में फिर से हार्दिक स्वागत है। जेटेट के कोर्स के अंडर में आपका मैथ में एक टॉपिक है जिसे हम लोग सममिति के नाम से जानते हैं, सिमेट्री के नाम से जानते हैं। और ये जो टॉपिक है, जितना टॉपिक आसान है उतना ही इसका क्वेश्चन जो है आपको फंसाती है। तो ये टॉपिक आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही दिन में ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और फिर आसानी से इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से उसको आप बना सकते हैं। उससे पहले अगर आप एग्जाम नैनो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर बैचेस जो है लॉन्च कर दिया गया है सारे कोर्सेज का, पेपर 1, पेपर 2 सोशल साइंस एंड मैथ दोनों के लिए। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये सिमेट्री होता क्या है। तो जनरली सिमेट्री को जो है ज्योमेट्री के अंडर हम लोग पढ़ते हैं, बट सिमेट्री हर एक सब्जेक्ट में हम लोगों को देखने को मिलता है, डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे आपको डायग्राम वगैरह दिखेगा जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि दो भागों में वो बट जा रहा है, 2 भाग में, 3 भाग में। तो सिमेट्री का डेफिनेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है, तो बेसिक सा डेफिनेशन आप याद रखिएगा कि किसी भी आकृति को अगर 2 अतिरिक्त समान टुकड़ों को अलग करके व्यवस्थित किया जा सकता है तो उस संरचना को हम लोग सममिति के नाम से जानते हैं। सिंपली यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहे हैं। डायग्राम ये है कि अगर मान लेते हैं कि आप एक क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। अब इस सर्कल को अगर हम लोग 2 इक्वल भाग में बांट देंगे तो आप क्या देखेंगे, ऊपर वाला पार्ट को मान लेते हैं हम लोग ए नाम देते हैं और नीचे वाला पार्ट को हम लोग बी नाम देते हैं। तो आपको 2 भाग में ये बट जाएगा और ये दोनों आपको क्या एकदम एक जैसा आइडेंटिकल दिखेगा। तो इस प्रकार की जब आपका ज्योमेट्रिकल शेप बनता है, जब हम लोग किसी एक आकृति को 2 अतिरिक्त टुकड़ों में बांट देते हैं और उसको अगर हम लोग देखते हैं तो देखते हैं क्या कि दोनों स्ट्रक्चर सेम ही दिखता है। तो उस केस में कहते हैं कि ये आकृति किस प्रकार का है, ये एक सिमेट्रिकल शेप है, ये एक सिमेट्रिकल आकृति है। जैसे आपको यहाँ पर एक पत्ता दिख रहा है, अब इस पत्ता को आप यहाँ से बांट दे रहे हैं तो आप क्या दिखेगा, पत्ता का दोनों साइड भी एक जैसा ही दिखेगा। यहाँ पर आपका एप्पल रखा हुआ, इस एप्पल को आप काट दिए हैं, क्रॉस सेक्शन है उसका, और फिर उसको अगर आप यहाँ पर लाइन से ड्रॉ करेंगे तो इसका दोनों लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट आपको सेम दिखेगा। इन द सेम केस आपका जो बटरफ्लाई है, तितली है, तितली को भी आप दोनों पार्ट में कर देंगे तो यहाँ पर भी आपका तितली दोनों सेम दिखेगा। तो इसे हम लोग सिमेट्री के नाम से जानते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करें जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि सिमेट्री हम लोग कितने लाइन के माध्यम से खींच सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि सिमेट्री का लाइन खींचने के लिए आपको 3 प्रकार की लाइन की ज़रूरत पड़ सकती है। एक होता है आपका वर्टिकल लाइन, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऊर्ध्वाधर, हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। दूसरा आपका होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम लोग हिंदी में क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है आपका डायगोनल लाइन। इन 3 लाइन के हेल्प से आप किसी आकृति का सममिति का चेक कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। अब ये हो गया आपके पास एक स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री आप कितने प्रकार से या कितने माध्यम से आप खींच सकते हैं। तो सबसे पहला जो आप खींच सकते हैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। जैसे ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये कैसा लाइन है, ये आपका एक वर्टिकल लाइन है। तो ये वर्टिकल लाइन क्या किया, इस स्क्वायर को 2 इक्वल हाफ्स में बांट दिया। उसी प्रकार से अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर इसको करना चाहिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये जो वाला आपका पार्ट है ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल भी कर दे रहे हैं तो भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये स्क्वायर 2 इक्वल हाफ में बट जा रहा है। अब एक तीसरा लाइन बच जाता है और वो लाइन है आपका डायगोनल लाइन। अब डायगोनल लाइन यानी कि विकर्ण के टाइप से खींचेंगे हम लोग, विकर्ण रेखा। तो जैसे आप यहाँ से यहाँ खींचना चालू करेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये भी क्या कर रहा है, इस स्क्वायर को 2 इक्वल हाफ में बांट दे रहा है। तो इस प्रकार से आप 3 लाइन के हेल्प से सिमेट्री, किसी भी आकृति का सिमेट्री आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि रेगुलर पॉलीगॉन का सिमेट्री लाइन क्या होती है। तो अगर हम लोग एक बहुभुज को, अब बहुभुज में 2 प्रकार के बहुभुज आता है, एक आता है आपका रेगुलर पॉलीगॉन और एक आता है आपका इरेगुलर पॉलीगॉन। अब ये रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है इसको आप समझिए। रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं, यदि इसकी सभी भुजा समान लंबाई की हो और उसका सभी कोण समान माप की हो तो उसे हम लोग नियमित बहुभुज या रेगुलर पॉलीगॉन के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है नियमित बहुभुज।
कभी कभी ये भी पूछ दिया जा सकता है आपसे, साथ ही कॉन्सेप्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है नियमित बहुभुज। तो यहाँ पर नियमित बहुभुज क्या होता है कि ऐसा आपका आकृति, ऐसा पॉलीगॉन जिसका सभी साइड्स इक्वल हो और सभी कोण बराबर हो, तो उसे हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन के नाम से जानते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका ये स्क्वायर का एग्जांपल, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होती है, साथ ही इसका चारों कोण क्या होती है, 90 डिग्री का होता है, तो स्क्वायर आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन के कैटेगरी में आएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें जिसका तीनों साइड्स बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होता है, क्यों, इसका तीनों साइड्स आपका बराबर होगा, इसका अगर हम लोग ABC नाम दे देते हैं यहाँ पर A, B और C, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर इसका तीनों भुजा यानी AB बराबर किसका होगा, BC किसके बराबर होगा, आपका AC, तीनों इक्वल होगा और साथ ही इसका तीनों एंगल भी बराबर होगा, यानी एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल B का, एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल C का, और वो कितना होगा आपका 60 डिग्री होगा। तो इसे हम लोग एक रेगुलर पॉलीगॉन के नाम से जानेंगे। उसी प्रकार से जो वर्ग है ये भी आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन के कैटेगरी में आएगा। जो रेगुलर पेंटागन है ये भी आपका, पेंटागन को हिंदी में पंचभुज कहते हैं, पंचभुज, तो ये भी आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन के कैटेगरी में। फिर षष्ठभुज हेक्सागन जिसका 6 साइड हो उसे हम लोग हेक्सागन कहते हैं। और एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि कोई अगर रेगुलर पॉलीगॉन है और उसमें n नंबर ऑफ साइड है, क्या हो, n नंबर ऑफ साइड हो, n भुजा हो उसमें, तो लाइन ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सममित रेखा की संख्या कितना हो जाएगा उसमें, सममित रेखा की संख्या भी n ही हो जाएगा। जितना भुजा रहेगा उतना सममित रेखा यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, किसमें, अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन है उस केस में सममित रेखा की संख्या कितना होगा आपका, सममित रेखा की संख्या वो आपका जितना भुजा है उतना ही रहेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आप यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल लिए, ये आपका एक क्या है, आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 3 है, और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसका सिमेट्री लाइंस भी कितना है, 3 ही है। उसी प्रकार से अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की नंबर ऑफ साइड यानी n कितना होता है आपका, 4 होता है। उसी प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसको हम लोग अगर लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे तो टोटल 4 आपको देखने को मिलेगा, 1, 2, 3 और 4। उसी प्रकार से पेंटागन में टोटल नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है, 5 होती है। अब इसका भी अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री देखें तो टोटल कितना है, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है। उसी प्रकार से हेक्सागन का भी टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितना है, 6 है। तो ये जो है आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि n भुजा वाले बहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन के केस में, नियमित बहुभुज के केस में सममित रेखा की संख्या भुजाओं की संख्या की बराबर होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रेगुलर पॉलीगॉन में लाइन ऑफ सिमेट्री किस प्रकार से खींचा जाता है। अब जब इसका MCQ करेंगे तब ये सारे कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। अब सिमेट्री कितने प्रकार का होता है आपसे पूछा जा सकता है। तो सिमेट्री जनरली 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका लाइन सिमेट्री, ठीक है, एक होता है आपका लीनियर सिमेट्री जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रैखिक सममिति। पहला आपका प्रकार होता है सममिति का, वो होता है आपका रैखिक सममिति। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। रैखिक सममिति, सममिति, तो रैखिक सममिति क्या होती है, जब हम लोग किसी डायग्राम को, जब किसी भी आकृति को अगर हम लोग उसका दर्पण, यानी कि रैखिक सममिति में क्या होती है कि कोई भी आकृति है, जैसे हम लोग मान लेते हैं, इसी स्क्वायर के एग्जांपल से हम लोग आपको समझाते हैं सो दैट आपको बेहतर समझ में आए। अब ये आपका एक स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर को अगर हम लोग 2 भाग से काट सकते हैं, एक हो गया आप वर्टिकल लाइन से काट सकते हैं और एक हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। जब हम लोग इस प्रकार से काटेंगे, हम लोग यहाँ डायगोनल की बात नहीं कर रहे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तब आप ध्यान दे रहे होंगे कि एक फिगर दूसरे फिगर का मिरर इमेज है। क्या है आपका, मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है। एक फिगर दूसरा का मिरर इमेज बनेगा, तब हम लोग उसे कहेंगे कि वो किस प्रकार का सिमेट्री दर्शा रहा है, वो आपका लीनियर सिमेट्री यानी कि रैखिक सममिति दर्शा रहा है। यानी लीनियर लाइन सिमेट्री या लीनियर सिमेट्री क्लोजली किससे रिलेटेड है, आपका मिरर का रिफ्लेक्शन, दर्पण प्रतिबिंब से आपका जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर आप ए को काटेंगे, सिंपल यहाँ दिख रहा है आपको, ए का डायग्राम यहाँ बनाया है, ए को अगर हम लोग वर्टिकली काटेंगे तो उसका दोनों पार्ट जो है आपका क्या है, सिमिलर है। अब ये जो वर्टिकल लीनियर सिमेट्री होती है ये सारे अंग्रेजी लेटर्स में नहीं पाए जाते, कुछ कुछ में पाया जाता है। जैसे आपका ए में पाया जाएगा,
उसी प्रकार से एच को काटेंगे आप वर्टिकली, तो एच के केस में भी आपका क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब दूसरा आता है आपका एम, एम को भी आप काटेंगे तो एम के केस में भी हमको दो पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओ को भी आप काटेंगे तो ओ का भी एक ही लीनियर सिमेट्री देखने को मिलेगा, वर्टिकली हम लोग काटेंगे। बट यहाँ यू को अगर आप ओरिजेंटल काटने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि इसमें लीनियर सिमेट्री जो है नहीं है। तो इन सारे लेटर्स में जो है हम लोगों को हमेशा वर्टिकल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सारा चीज़। अब हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल लीनियर सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल लीनियर सिमेट्री क्या होता है, जब हम लोग किसी लेटर को हॉरिजॉन्टली यहाँ पर काट रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे बी जो है इक्वली दो पार्ट में यहाँ बट जा रहा है और दोनों का मिरर इमेज आपको सेम दिखेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लीनियर सिमेट्री। तो ये आपको याद रखना है कि लीनियर सिमेट्री कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक वर्टिकली होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। और ये जो मिरर लाइन होता है इसको हम लोग मिरर लाइन कहते हैं, जो बीच में हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली, ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री को विजुअलाइज करने में क्या करती है, हेल्प करती है यहाँ पर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। सेशन आपको समझ में आ रहा, जैसे फिर से ये डायग्राम क्या रखा गया सो दैट आपको और बेहतर क्लैरिटी मिले। ये सारे डायग्राम आप देख कर क्या और बेहतर समझ सकते हैं। सेकंड आपको समझाते हैं रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, अब सेकंड में आपका आ गया रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अब रोटेशनल सिमेट्री क्या है कि किसी शेप को अगर हम लोग घूर्णन घुमाएंगे, उसको क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे और घुमाने के बाद भी वो सेम दिख रहा हो तो उसे हम लोग घूर्णन सममिति कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग डायग्राम ड्रॉ किए हैं। ये जो आपका एक दो तीन चार पाँच पत्ती वाला एक फूल है, इस फूल को आप रोटेट कराएंगे, इस फूल को क्या करेंगे आप रोटेट कराएंगे। तो इस फूल को जैसे एक बार हम लोग यहाँ रोटेट किए तो 72 डिग्री में रोटेट हो गया। तो रोटेट होने के बाद भी ये फ्लोअर आपका उसी शेप का दिख रहा है, उसी शेप का अगर दिख रहा है तो वो किस प्रकार का सिमेट्री दर्शा रहा है, रोटेशनल सिमेट्री दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पर आपका स्टारफिश है, स्टारफिश को भी आप घुमाएंगे, इसको घूर्णन कराएंगे, रोटेट कराएंगे तो उसका शेप में कोई चेंज नहीं आएगा और वो सेम दिखेगा, जैसा पहले पोजीशन में था उसी पोजीशन में दिखेगा। तो उसे हम लोग कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। अब रोटेशनल सिमेट्री में एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है। पहला, अगर किसी डायग्राम को अगर हम लोग हाफ टर्न करेंगे, जैसे हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर एक स्क्वायर का एग्जांपल दे रहे हैं, इसका अगर हम लोग हाफ टर्न कराएंगे तो कितना डिग्री पर घुमाएंगे पूरा हाफ टर्न करने के लिए, तो हाफ टर्न करने के लिए कितना डिग्री में घुमाते हैं हम लोग 180 डिग्री। ये सारा लाइन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से अगर आप क्वार्टर टर्न कराएंगे तो कितना डिग्री घुमाएंगे हम लोग 90 डिग्री। अब ये रोटेशन आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। और कंप्लीट टर्न के लिए कितना डिग्री घुमाना पड़ता है हम लोगों को 360 डिग्री। तो ये तीनों एंगल आप याद रखिएगा कि हाफ रोटेशन के लिए हम लोग 180 डिग्री मूव कराते हैं, रोटेट कराते हैं। क्वार्टर टर्न के लिए हम लोग 90 डिग्री रोटेट कराते हैं और कंप्लीट टर्न के लिए हम लोग टोटल 360 डिग्री मूव कराते हैं। और जितना बार ऑब्जेक्ट टर्न करता है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन। और यहाँ पर एक छूट गया है, वो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा कि जिस सेंटर के यहाँ पर एक होता है सेंटर होता है, रोटेशन का एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी जिस सेंटर से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं तो सब सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब हम लोग के पास यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है। अब हम लोग चलेंगे एमसीक्यू की ओर और एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आपके पास क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज है और उस विषमबाहु त्रिभुज में कितना सिमेट्रिकल लाइन होगा ये आपसे पूछा गया है। तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा जो है वो बराबर नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब आप देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का सममित लाइन आप ड्रॉ करना चाहेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आप यहाँ किसी भी वर्टिकली पहले कोशिश कीजिए तो भी वो आपका इक्वल नहीं दिखेगा। डायग्राम उस टाइप का बन गया, एक मिनट, जस्ट मिनट। डायग्राम हम लोग को विषमबाहु त्रिभुज का बनाते हैं सबसे पहले। जैसे ये आपका एक विषमबाहु त्रिभुज का डायग्राम हो जाएगा, जस्ट मिनट। तो विषमबाहु त्रिभुज का अब हम लोग एक डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। अब ये आपका क्या बन गया, एक विषमबाहु त्रिभुज का डायग्राम बन गया। अब इसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग इसको वर्टिकली ड्रॉ कर रहे हैं तो भी दोनों बराबर नहीं हो रहा, इसका हम लोग हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रहे हैं तो भी बराबर नहीं हो रहा। तो इस केस में क्या होगा, जो विषमबाहु त्रिभुज होती है उसका लाइन ऑफ सिमेट्री
जीरो होगा, यानी इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज की सममित रेखाओं की कुल संख्या। अब आपको यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज ड्रॉ करना है। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं हम लोग, कि ऐसा त्रिभुज जिसका दोनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के केस में अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे वर्टिकली ड्रॉ करने का, ऊर्ध्वाधर। तो जैसे हम लोग ऊर्ध्वाधर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि उसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, आपका सिमेट्रिकल है। बट अगर इसी का अगर हम लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टली काटना स्टार्ट करें, हॉरिजॉन्टली इसका हम लोग ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे कि दोनों पार्ट बराबर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के केस में आपका जो सममित रेखाओं की संख्या होगी वो कितना होगा, 1 होगा। अब हम लोग देखेंगे एक समबाहु त्रिभुज के केस में आपका क्या होगा। अगर हम लोग एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करें यहाँ पर, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होती है कि इसका तीनों साइड्स जो है आपका बराबर होती है। और यहाँ क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज अपने प्रत्येक के प्रति सममित होता है। तो आप पहले समझे कि शीर्ष लंब किसे कहते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग शीर्ष से एक लाइन हम लोग आधार पर खींचे, लंब खींचे, तो उसे हम लोग शीर्ष लंब कहते हैं। तो ये शीर्ष लंब इस समबाहु त्रिभुज को दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये आपका एक क्या सममित रेखा की तरह काम कर रही है। दूसरा आपका माध्यिका, अगर हम लोग माध्यिका भी ड्रॉ करेंगे तो भी हम लोग क्या देख पा रहे होंगे कि ये भी क्या कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज को दो बराबर पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है। तो शीर्षलंब भी एक सममित रेखा के रूप में काम कर रही है, किस केस में, समबाहु त्रिभुज के केस में। अगर हम लोग कोण समद्विभाजक भी खींचेंगे तो भी आपको सेम चीजें देखने को मिलेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है आपका अपने प्रत्येक के प्रति सममित होता है। अब आपके पास आ जाएगा एक नया एग्जाम्पल, वो आ जाएगा पतंग। अगर हम लोग पतंग ड्रॉ करें, ठीक है, पहले हम लोग पतंग ड्रॉ करते हैं, काइट ड्रॉ करते हैं, बचपन में आप लोग उड़ाए होंगे। तो यहाँ पतंग के बारे में कि पतंग में कितना सममित रेखा होती है। तो एक पतंग जब आप ड्रॉ करते हैं तो जस्ट लाइक इस टाइप का आपको पतंग देखने को मिलता है। फिर नीचे भी सेम टाइप का शेप, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ होता है। तो ये क्या है, आपके पास एक पतंग है और इस पतंग में पूछा गया कि कितना आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसको हम लोग ड्रॉ करना चालू करेंगे वर्टिकली सबसे पहले। तो वर्टिकली ड्रॉ किए, तब देखें हम लोग क्या इक्वल दो पार्ट में बट गया। बट अगर हम लोग इसका हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में आपका नहीं बटेगा। तो इस केस में आपका पतंग के केस में सममित रेखाओं की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला पर कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ओ की सममित रेखाओं की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग ओ ड्रॉ कर लेंगे। तो ओ ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें कितना सममित रेखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, वर्टिकली ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकली ड्रॉ करने चलते हैं हम लोग। तो वर्टिकली आप ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगा ये 1 हो गया, जो इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करें तो भी क्या कर रहा है, ये इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड कर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम लोग डायगोनली इसको ड्रॉ करें तो भी आप क्या देख पा रहे होंगे कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इस सर्किल को, लेटर ओ को। तो ओ के केस में आपका यहाँ पर चौथा भी हो जाएगा, नहीं तो सेम चीज़ हुआ तो 3। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एन भुजा वाले नियमित बहुभुज की सममित रेखाओं की संख्या क्या होगा। तो इससे पहले हम लोग बात किए कि एन भुजा वाले आपका नियमित बहुभुज की सममित रेखाओं की संख्या कितना होती है, जितना नंबर ऑफ भुजा होती है उतना ही होती है। जैसे स्क्वायर का आपका कितना हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर अगर हम लिख दे नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर के केस में कितना होगा, तो स्क्वायर का जो नंबर ऑफ साइड से 4 है या n 4 है तो ये क्या होगा आपका 4 होगा आपका। उसी प्रकार से अगर हम लोग रेक्टेंगल का लिखें तो रेक्टेंगल का कितना होगा, तो रेक्टेंगल का भी n बराबर कितना है, 4 है। तो इस केस में इसका क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप पेंटागन का लिखें, पेंटागन यानी जिसका 5 भुजा है, तो पेंटागन के केस में भी नंबर ऑफ साइड्स कितना था आपका, 5 था। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा आपका, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें, इतना ही क्वेश्चन था। तो ये टॉपिक आपका बहुत ही आसान टॉपिक है, एक ही दिन में आप आई थिंक 20 मिनट में ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। इस टॉपिक पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सारे डायग्राम के हेल्प से आपको समझाने का प्रयास किया गया, सो दैट अगर आप डेली लाइफ में भी कोई एग्जांपल देख पा रहे होंगे, पत्ता देखकर आपको याद आएगा
कि हाँ इसमें सिमेट्री देखने को मिलता है, और ये सिमेट्री आपका बॉडी पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो सिमेट्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल हर एक साइंस के हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में होता है। आर्किटेक्चर में इसका इस्तेमाल होता है, जो लोग ड्राइंग बनाते हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है, जो लोग मूर्ति बनाते हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो सिमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और टेट एग्जाम में खास करके मैथ में आपका सिमेट्री पूछा जाता है। चाहे आप KVS का एग्जाम देख ले, DSSB का एग्जाम के टॉपिक में देखें, तो वहाँ सिमेट्री एक जरूर आपका सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है। साथ ही NCERT बुक में भी सिमेट्री को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसको डेली लाइफ के साथ कनेक्ट आप इजीली कर सकते हैं, और जब आप सिमेट्री को डेली लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे तो ज्योमेट्री को और बेहतर आप समझ पाएंगे। प्रकृति के साथ आप जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, ज्योमेट्री को उतना बेहतर समझ पाएंगे आप, साइंस को उतना बेहतर समझ पाएंगे। तो नेचर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लर्निंग में। और साथ ही साथ जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आप जब नेचुरल चीज़ों से आप एग्जाम्पल कलेक्ट करेंगे, नेचुरल चीज़ों से जब आप समझाएंगे, आसपास के चीज़ों से आप समझाएंगे, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि आपका जो पेडागोगी है वो सबसे बेहतर पेडागोगी साबित होगा आपके लिए। तो सिमेट्री एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था जो आपका कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले आपका एक PDF आपको दिए थे वीकली प्लान का, उसमें जो भी टॉपिक रहेगा वो टॉपिक मैथ का स्टार्ट कराया जाएगा, और कुछ न्यूमेरिकल आपका ज्योमेट्री का भी कराया जाएगा, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि 2 महीना में हो सकता है कि आपका एग्जाम हो जाए। और फिर जैसे सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो वहाँ पर आपको फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैचेस आप एक्सेस कर सकते हैं कहाँ से? आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप बैचेस एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।